नमस्कार, केबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों की बात करेंगे, मगर उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कांग्रेस में राज्यसभा की सीट को लेकर घमासान शुरू, 2 खेमों में बटी उत्तराखंड कांग्रेस। बदहाल पड़ी गंगा के लिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान, बड़ा सवाल, क्या साफ हो पाएगी गंगा? 25,000 बुजुर्गों को सरकार कराएगी 4 धाम की यात्रा, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना से मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिया अहम फैसला। विकासनगर में रफ्तार से आ रहे डंपर ने बच्ची को कुचला, मौके पर मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। और देश भर में होली को लेकर तैयारियां शुरू, बाजारों में सजने लगे अबीर और गुलाल। उत्तराखंड लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और ये खबर है उत्तराखंड कांग्रेस से। उत्तराखंड कांग्रेस 2 खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ खेमा है मुख्यमंत्री हरीश रावत का, तो दूसरी तरफ खेमा है पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का। और ये खेमों में बटी इसलिए है कि एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। दरअसल मनोरमा शर्मा के निधन के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान भी शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह की ये रिपोर्ट। एक बार फिर राज्यसभा में चुनावी गणित पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में होने से जीत कांग्रेस के हाथ ही लगनी तय मानी जा रही है। लिहाजा इस दफा कांग्रेस का एक भी खेमा कोई चूक करना नहीं चाहता। ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि राज्यसभा भेजने के लिए टिकट की चाबी पूरी तरह से मुख्यमंत्री हरीश रावत के हाथों में है। गौरतलब है कि पिछले साल राज्यसभा चुनाव में भी ऐन वक्त पर मनोरमा शर्मा का नाम आ जाने से पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की राज्यसभा में जाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। हालांकि इस दफा विजय बहुगुणा काफी सक्रिय दिख रहे हैं। पर सूत्रों के हवाले से जो खबरें अभी तक सामने आ रही हैं और जो इस सीट को लेकर अंदर खाने चर्चा है, उसमें उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नाम सबसे आगे हैं। पर कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, उसको देखते हुए कुछ और कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों के नाम सामने आ सकते हैं। दरअसल राज्यसभा उपचुनाव का नोटिफिकेशन होते ही कांग्रेस में सुगबुगाहट तेज हो गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बार राज्यसभा में किसी बाहरी कांग्रेसी नेता की लॉटरी भी लग सकती है। दरअसल दिवंगत मनोरमा शर्मा को पिछली दफा कांग्रेस हाईकमान राज्य का प्रतिनिधित्व दे चुकी है। इस लिहाज से इस बार किसी हैवीवेट नेता को मौका मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तगड़ी हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता उत्तराखंड से संसद नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धार तेज रखने के लिए ऐसे ही किसी नेता को उत्तराखंड से राज्यसभा में भेजकर केंद्र की राजनीति में उतारे जाने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद और राज्यसभा सांसद मनोरमा शर्मा के निधन के बाद कांग्रेस संसद में किसी ऐसे हैवीवेट नेता को भेजना चाहती है जो संसद में कांग्रेस की धार तेज कर सके। अब देखना होगा कि राज्यसभा सीट के लिए वो खुशनसीब नेता कौन होता है। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ रोहित विक्रम सिंह, केबीसी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड लाइव में अब बात करेंगे नमामि गंगे प्रोजेक्ट की। दरअसल नमामि गंगे प्रोजेक्ट गंगा की साफ सफाई के लिए लॉन्च किया गया है, और इसे लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों में 1 अरब 32 करोड़ रुपए गंगा की सफाई के लिए आया, मगर गंगा आज भी मैली है। गंगा को मैला करने में हम और आप लगे हुए हैं। एक बार फिर से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा नदी को साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर अब तक 30 सालों का आंकड़ा जुटाया जाए तो गंगा की सफाई पर 1 अरब 32 करोड़ रुपए तक खपाए जा चुके हैं, पर हालात जस के तस बने हुए हैं। गंगा कल भी मैली थी और आज भी गंगा मैली है। इस बार के आम बजट में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में की गई घोषणाओं से प्रदेश को कुछ हद तक लाभ मिलने की उम्मीदें भी है। नमामि गंगे योजना से ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी तीर्थ नगरियों की सूरत संवरने के आसार भी हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें कि नमामि गंगे योजना 4,173 करोड़ रुपए की योजना है, जबकि बजट में इसके लिए 2100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है।
इस व्यवस्था का लाभ गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक राज्य की सीवर ट्रीटमेंट प्लांट साथ ही किनारों को स्वच्छ रखने के लिए किया जाएगा। दरअसल नमामि गंगे योजना से न सिर्फ गंगा की सेहत सुधरने की उम्मीद है, बल्कि इसी के सहारे प्रदेश के कई शहरों का भी कल्याण होने के आसार हैं। नमामि गंगे योजना में अभी फिलहाल प्रदेश के 16 शहरों को शामिल किया गया है, लेकिन भागीरथी और भिलंगाना नदी के किनारों पर बसे 6 और शहरों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर योजना में शामिल शहरों की बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, गोपेश्वर, तपोवन, रानीपुर, गौचर, श्रीनगर, जोशीमठ, उत्तरकाशी, मुनिकीरेती, रुद्रप्रयाग, कीर्तिनगर, बद्रीनाथ और नंदप्रयाग मुख्य रूप से शामिल हैं। खासतौर पर नमामि गंगे योजना में गंगा में सीवर यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के जरिए सफाई की व्यवस्था को तवज्जो दी गई है। खुले नालों को गिरने से रोकने के साथ घाटों के सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण का कार्य भी कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मगर 10 महीने बाद ही हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ में सीवरेज पर सरकार, प्रशासन और विभागीय अधिकारी गंभीर नजर नहीं आते। साथ ही साथ अगर साफ सफाई की बात करें तो घाटों पर गंगा कल भी मैली थी और आज भी बदस्तूर मैली होती जा रही है। केबीसी न्यूज ने जब गंगा के घाटों की साफ सफाई का जायजा लिया तो हाल ही में होने वाले अर्धकुंभ और नमामि गंगा जैसे प्रोजेक्ट के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई, क्योंकि पिछले 30 सालों में जब गंगा की सुध किसी ने नहीं ली तो इस बात की भला क्या गारंटी है कि आने वाले अर्धकुंभ में और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा सरकार के द्वारा स्वच्छ व निर्मल बना दी जाएगी। उत्तराखंड लाइव में बात करेंगे अच्छी खबर की। अच्छी खबर है उत्तराखंड के बुजुर्गों के लिए। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना लॉन्च कर दी है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड में सभी बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा कराई जाएगी और इसके लिए सरकार ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा सीजन के दौरान प्रदेश में 25,000 बुजुर्गों को चारों धामों में से कोई एक धाम की यात्रा मुफ्त में कराने की योजना का खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियों को जिलाधिकारियों के माध्यम से बुजुर्गों से आवेदन लेकर उनकी सूची बनाने और अन्य तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना को संचालित करने का रोड मैप तैयार किया है। दरअसल मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को किसी भी एक धाम की यात्रा करने का अवसर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अफसरों के साथ बैठक में ये निर्णय किया। साथ ही ये निर्देश दिए कि यात्रा औपचारिक न हो, बल्कि यात्रा में बुजुर्गों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। बात अगर यात्रा के पात्र व्यक्तियों की जाए तो बुजुर्गों की उम्र 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग दंपतियों को मुफ्त यात्रा कराए जाने का प्रावधान सरकार ने रखा है। गौरतलब है कि मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाओं में से एक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस योजना को सही ढंग से अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर ये योजना मात्र घोषणा बनकर ही रह जाएगी। मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेशों को अधिकारी अमली जामा पहनाते हैं या फिर मामला सिफिर ही रहता है। कैमरामैन गौरव शर्मा के साथ रोहित विक्रम सिंह, केबीसी न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड लाइव में अब बात करेंगे दर्दनाक खबर की। दर्दनाक खबर यह है कि विकासनगर में एक तेज रफ्तार डंपर ने 4 वर्षीय बच्ची को कुचल दिया, जिससे उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल पछुआदून में उपखनिज से लदे बेकाबू वाहनों का जिंदगी को लीलना लगातार जारी है। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत धकरानी गांव में शक्ति नहर के किनारे एक 4 वर्षीय बच्ची की तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी चालक के मौके से भागने से पहले ही ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे कोतवाल विकासनगर से ग्रामीणों ने शिकायत की है कि नियमित भारी भरकम उपखनिज से भरे ओवरलोड वाहनों का इस सड़क से गुजरना होता है, जिसके चलते लगातार हादसों का खतरा इसी तरह बना रहता है। ये धकरानी गांव में अभी एक डंपर जो है, खाली डंपर लेकर ड्राइवर उसका राशिद है, वो लेकर नहर पट्टी किनारे से निकल रहा था सड़क से। अभी एक बच्चा करीब 4 साल का बच्चा, वो उससे खाने पीने का सामान लेने के लिए अपने घर से निकला था और अचानक बच्चा सामने आने से इसने ब्रेक भी मारा, लेकिन उसके बाद भी बच्चे के ऊपर इसका टायर चढ़ गया। बच्चे की मौके पर डेथ हो गई है। ड्राइवर और डंपर हमारे कब्जे में है, बाकी कार्रवाई की जा रही है।
होली का त्योहार आने वाला है। इसको लेकर बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अबीर और गुलाल सज चुके हैं। कहा जाता है कि बड़े से बड़े दुश्मन भी होली के दिन गले मिल जाते हैं और सारी दुश्मनी को भुला देते हैं। कैसे मनाया जाने लगा होली का त्योहार, क्यों की जाती है होलिका दहन, आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पुराणों के अनुसार अनेक सुंदर उदाहरणों एवं कथाओं से भरा हुआ ये त्योहार है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा। उसने अपने साम्राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेकों कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। अपने बेटे प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। होली रंगों का त्योहार है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन धुलंडी, धुरखेल या धूली वंदन कहा जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत भी गाए जाते हैं। इसके साथ ही घर घर जाकर लोगों को रंग भी लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। होली रंगों से मनाया जाने वाला एक बाहरी उत्सव भर नहीं है, बल्कि आंतरिक उत्सव भी है। होली की पूर्व रात्रि में जलने वाली होलिका जीवन से बोझिलता को भस्म कर देने का प्रतीक है, तो अगला दिन रंगों के साथ जीवन में एक नए आनंद का। आप सबको भी केबीसी न्यूज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। केबीसी न्यूज ने उत्तराखंड लाइव का आगाज किया है उन तमाम मुद्दों, उन तमाम समस्याओं को उठाने के लिए जो है आपके सरोकारों से जुड़ी, सरकार की जिम्मेदारियों से जुड़ी। इसलिए हम लगातार वो खबरें, वो समस्याएं उठाते रहेंगे जिनसे सरकार जागरूक हो सके और आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। उत्तराखंड लाइव में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज। नमस्कार।